हेलो डे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं तरुणा भारद्वाज अब आपको कराऊंगी क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। वो जीडी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस, एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल, काफ़ी सारे एग्जाम्स में आपको मिलेंगे आज की क्लास के ज्योग्राफी के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इससे पहले सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, सभी स्टूडेंट जो भी अपने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी टेलीग्राम लिंक है, जो भी क्लास है आपके, तो सभी के पास एक बार क्लास का लिंक शेयर कर दें जल्दी से आप सभी, ताकि सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है। Which of the following desert formed by Himalayan mountain range is a rain shadow desert that blocks rain carrying clouds from the Indian Ocean? तो क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऐसा रेगिस्तान है, थार डेजर्ट है, जो हिमालय पर्वत से निर्मित बादलों को, जो वर्षा का रेगिस्तान है। तो वेरी सिंपल, भारत में अगर रेगिस्तान है, डेजर्ट है, तो वो कौन सा है, तो वह आपका थार डेजर्ट, थार मरुस्थल कहाँ पर है, राजस्थान। तो जो राजस्थान का थार डेजर्ट है, इस वाले हिस्से में है आपके भारत के। तो जब मानसून भारत में एंट्री करता है, तो जैसे ही एंट्री करता है, वो अरावली पर्वत और हिमालय पर्वत दोनों ही उसमें उसके रास्ते में आ जाते हैं। इससे क्या होता है, थार डेजर्ट में वर्षा नहीं हो पाती, और वर्षा क्या कहलाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र। पर्वतीय वर्षा में हिमालय पर्वत या किसी भी पर्वत की वजह से जिस क्षेत्र में बारिश नहीं होती है, उसको बोलते हैं हम वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शेडो एरिया। तो रेन शेडो एरिया है थार डेजर्ट, अरावली पर्वत का भी और हिमालय पर्वत का भी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में खूब देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। Which of the following volcano is the only active volcano in Antarctica? तो आप तो जानते हैं ज्वालामुखी किसे कहते हैं। पृथ्वी के अंदर से जब पिघला हुआ मैग्मा बाहर निकलता है, पिघला हुआ मैग्मा है, और पृथ्वी की क्रस्ट को तोड़कर जब ये बाहर निकलता है, तो ये होता है आपका वोल्केनो प्रोसेस, ज्वालामुखी प्रक्रिया। अब पृथ्वी के अंदर जो पिघली हुई चट्टाने हैं, उसको हम बोलते हैं मैग्मा। मेल्टेड रॉक्स इनसाइड द अर्थ कोल्ड मैग्मा। ये मैग्मा बाहर निकलता है, जब ये पृथ्वी के धरातल पर आता है, तब इसको हम बोलते हैं लावा। ठीक है। तो अब बात करें ज्वालामुखी के प्रकार की, टाइप्स ऑफ वोल्केनो। तो बच्चों, ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी। एक्टिव वोल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जिनसे लगातार मैग्मा बाहर निकलता रहता है। दूसरे होते हैं डोरमेंट या प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिनसे एक बार मैग्मा बाहर निकला, फिर कुछ समय के लिए वो शांत हुआ और दोबारा से वो निकलने लगता है। फिर होता है आपका मृत ज्वालामुखी, डेड वोल्केनो। जो वोल्केनो एक बार निकला था, जिसका एक बार उद्गार हुआ था, लेकिन अब वो बंद हो चुका है और भविष्य में भी उसके निकलने की संभावना बंद हो गई है। हम बात करें बच्चों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं पाया जाता। तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो कहाँ पर है, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसको हम व्हाइट कॉन्टिनेंट, श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। और अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है माउंट इरेबस। कौन सा आपका, माउंट इरेबस। तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तप्त द्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। द टर्म हॉट आइलैंड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो। तो तप्त द्वीप हम किस चीज के लिए, किस स्थान के लिए जो शब्द है वो यूज करते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से बना द्वीप, जी नहीं, उसको तो हम वोल्केनिक ज्वालामुखी बोलते हैं, आपका ज्वालामुखी द्वीप बोलते हैं। अगर हम बात करें, उसको हम बोलते हैं उष्ण महानगर। किसको बोलते हैं, तप्त द्वीप। क्योंकि जो बड़े बड़े महानगर होते हैं, महानगरों में कंक्रीट पत्थर बिछा रहता है, फिर वहां पर जैसे जैसे आप बड़े बड़े महानगरों से अंदर की तरफ जाओगे, तो तापमान बढ़ता जाता है, क्योंकि महानगरों के केंद्र में ज्यादातर उद्योग लगे होते हैं, इंडस्ट्रीज लगी होती है, उसकी वजह से वहां का तापमान बहुत ज्यादा अधिक होता है। इसी कंसेप्ट से जो बड़े बड़े महानगर हैं, उनको हम
उष्ण नगर भी कहते हैं। चलिए भाई, सभी बच्चे जितने भी हमने राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया है, सभी की प्लेलिस्ट बन गई, तो सभी की प्लेलिस्ट आप चेक कर लिया करें। जो भी एग्जाम हमने पढ़ाए हैं सभी के क्लासेस आपको सीक्वेंस में डे 1 से लेकर आखिरी तक मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं पाया जाता? विच कॉन्टिनेंट हैज नो कोल्ड वेदर? तो एक ऐसा महाद्वीप भी है जिसमें कोई ठंडा मौसम नहीं पाया जाता, तो आइए जानते हैं उसके बारे में। तो प्यारे बच्चों, एक ऐसा महाद्वीप जिसमें कोई भी ठंडा मौसम नहीं पाया जाता वो है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, जो दोनों गोलार्धों में फैला हुआ है। और यहाँ पर इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल है, सहारा डेजर्ट है। और यहाँ पर आपके थोड़ा क्योंकि यहाँ इक्वेटर वाला क्षेत्र है, तो इक्वेटर पर आप जानती हैं हर रोज संवहनीय वर्षा होती है, तो वहाँ पर फॉरेस्ट भी है। तो यहाँ पर थोड़े फॉरेस्ट है, ह्यूमिडिटी यहाँ पर पाई जाती है ज्यादातर। और यहाँ पर साउथ अफ्रीका में आप जानते हैं क्यों फेमस है? क्योंकि साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा सोना, हीरा और खनिज निकाले जाते हैं, इसलिए फेमस है। और जो अफ्रीका है एक ऐसा महाद्वीप है जिसे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखा होकर गुजरती हैं। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और अफ्रीका महाद्वीप ही एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें पृथ्वी पर पहली बार मानव जीवन की उत्पत्ति हुई। अफ्रीका महाद्वीप को हम अंध महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अंध महाद्वीप, ब्लाइंड कॉन्टिनेंट, अंध महाद्वीप कहते हैं हम अफ्रीका को। चलिए, तो याद रख लीजिए, अफ्रीका में कोई भी ठंडा मौसम नहीं होता। आप भी आंसर करें, सभी बच्चे आंसर करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे कैसी क्लास आपको लगी, इंफॉर्मेटिव है नहीं है, या कोई डाउट है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो अभी कॉल करें 8282827099 इस नंबर पर। सभी प्यारे बच्चे हर क्लास का PDF लेने के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इतना ही नहीं, अगर आप किसी भी तरह का डाउट पूछना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप सभी उसको अपने जो नंबर है हमारा 8282827099 इस नंबर पर कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। आपको मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करनी है, रुकना नहीं है। मेहनत करते करते कभी थक जाओ तो आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लेना, पर रुकना नहीं है बच्चों, क्योंकि जिसने जो रुका जीवन में उसमें जंग लग जाता है। उस जो पानी है, आप जल से भी सीख सकते हो, उसमें सड़न पैदा हो जाती है। तो आपको चलते रहना है, चलते रहना है। आप नदियों से सीखिए, नदियां पर्वतों से निकलकर मैदानों में बहते हुए समुद्र में गिरती है, फिर समुद्र से जलवाष्प बनकर हमारे वायुमंडल में आती है, फिर वायुमंडल से वो वर्षा बनकर पर्वतों पर, पहाड़ों पर, मैदानों पर घूमते हुए दोबारा से वो समुद्र में मिल जाती है। और तभी उसका अस्तित्व है। उसके रूप बदले, उसके मार्ग में संघर्ष आए, नदी के मार्ग में संघर्ष आता है, अवरोध आते हैं, लेकिन उसने अपना काम करना कभी नहीं छोड़ा। तो आपके जीवन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, संघर्ष आएंगे, लेकिन आपको कभी भी काम करते हुए रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हार नहीं माननी है। आपको काम करते रहना है, करते रहना है, और इसी बार सिलेक्शन लेना है। ये वादा किसी और से नहीं, ये वादा खुद से करना है। प्यारे बच्चों, खुद से वादा कीजिए। आप जीवन में बहुत कुछ आगे कर सकते हैं, लेकिन निरंतरता बेहद जरूरी है। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, लेकिन जो वो आत्मविश्वास है वो आता है केवल और केवल प्रैक्टिस से, अनुभव से। और हर एग्जाम की प्रैक्टिस आपको राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर करवाई जाती है, तो करिए लगातार। क्वेश्चन आइए देखते हैं। किसी प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल को दोबारा उग जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? Those forests which grow again after any kind of destruction are called। बहुत सारी आपदाएं होती हैं, आपदाओं के कारण जो भी जंगल है, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, वो तबाह हो जाती है, लेकिन कुछ जो जंगल है वो दोबारा से उग जाते हैं। तो ऐसे वनों को हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं? द्वितीयक वन हम उनको बोलते हैं। और आप तो जानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए विश्व के सबसे बड़े सदाबहार वन कौन से हैं। तो आप सभी आंसर जरूर करें। और बच्चों, जरूर नहीं सेम क्वेश्चन आए, इससे रिलेट करके अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सभी तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं और इसी बार अपना सिलेक्शन लेना है। तो उसको हमने क्या बोल दिया? द्वितीयक वन उसको हमने बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका? तो आप सभी जानते होंगे पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी है वो, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसको हम कहते हैं श्वेत महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है बच्चों ये आपका विंसन मेसिफ, ठीक है। एल्ब्रुस जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। कोजियस्को ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट एशिया की सबसे ऊंची चोटी है। एकांकागुआ साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो जितने भी महाद्वीप हैं सभी महाद्वीप के आप जितने भी हाईएस्ट पीक हैं उनको याद कर लेना, क्योंकि कई बार तो मैचिंग में भी क्वेश्चन पूछते हैं, अलग अलग भी पूछ सकते हैं। तो करिए याद, हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन्स, वो साउथ के माउंटेन्स हो, नॉर्थ के हो, पूरे वर्ल्ड के हो, तो जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं सभी की एग्जाम में पूछी जाती है लोकेशन, पूछी जाती है हाईएस्ट पीक। तो चलिए कर लीजिए आप याद। क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय चक्रवात विश्व में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, विश्व के किस भाग में से हरिकेन के नाम से जाना जाता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन द वर्ल्ड, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज हरिकेन? तो होता क्या है कि बच्चों देखिए, जो चक्रवात है, चक्रवात कब बनते हैं? जब एक गर्म और एक ठंडी हवा आपस में मिलती है। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठने का प्रयास करती है, जबकि ठंडी हवा भारी होकर नीचे उतरने का प्रयास करती है। लेकिन कोरियोलिस बल के कारण हवाएं गोलाकार घूमने लगती है और गोलाकार घूमती हुई हवाओं को हम कहते हैं चक्रवात, साइक्लोन। साइक्लोन जो गैसें घूमती हुई है, इसकी एक अलग डेफिनेशन ये भी बनती है कि चक्रवात क्या है, साइक्लोन क्या है। व्हाट इज साइक्लोन? साइक्लोन इज एरिया ऑफ लो प्रेशर। तो इसके सेंटर में होती है हॉट एयर एंड लो प्रेशर, ठीक है ना। और इसकी जो आउटर पार्ट है साइक्लोन का, उसमें कोल्ड एयर होती है और कोल्ड एयर की वजह से यहाँ पर होता है हाई प्रेशर। तो एरिया ऑफ लो प्रेशर हम इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि साइक्लोन के सेंटर में होता है लो प्रेशर बिकॉज ऑफ हॉट एयर। क्लियर? अब हम बात करते हैं, जैसे विली विली चक्रवात को हम ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं, टोर्नेडो हम यूएसए में कहते हैं, चक्रवात हम भारत और भारत के पड़ोसी देशों में कहते हैं, टाइफू चीन और आपके जापान के आसपास बोलते हैं। इसी तरह से हरिकेन हम बोलते हैं अटलांटिक महासागर वाले हिस्से में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे है आपके लिए, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है? थ्रू विच कैनाल इज द इंडियन ओशियन आर्टिफिशियली कनेक्टेड टू द मेडिटेरेनियन सी? स्वेज, बाल्टिक, वेलेड या फिर कील नहर? तो याद कर लीजिए, हिंद महासागर भूमध्य सागर से स्वेज नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है और इसी नहर की वजह से भारत का पश्चिमी देशों के साथ जो व्यापार है उसमें लगने वाला समय वो थोड़ा कम हुआ है। किम्बरले हीरे की खान कौन से महाद्वीप में स्थित है? इन विच कॉन्टिनेंट आर द किम्बरली डायमंड माइंस लोकेटेड? देखिए एग्जाम में अब तक ये पूछते थे कि विश्व में सबसे ज्यादा कौन सा देश, कौन सा महाद्वीप सोने, हीरे आदि का उत्पादन करता है। आजकल जो खान के नाम है एग्जाम में वो भी पूछे जाते हैं, तो खान के नाम आप याद जरूर रखेंगे। वैसे तो सबसे ज्यादा सोना, हीरा आपके दक्षिणी अफ्रीका में निकाला जाता था, लेकिन अब देखिए नई नई चीजें की खोज भी होती रहती है। अब जरूरी नहीं पुराना डेटा ही आपको याद करना है, पुराना ध्यान रखना है, लेकिन नया डेटा भी आपको याद करना है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी नई नई सोने और हीरे की खान मिलने लगी है, तो याद करना है आपको। जो किम्बरले है वो कहाँ पर है? अफ्रीका में, ठीक है ना। लेकिन कुलगार्डी, कालगुडलीज, हीरे और सोने की खाने ये कहाँ पर है? ये है आपके ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर? किम्बरले अफ्रीका में है, लेकिन कुलगार्डी, कालगुडली ये सब आ जाएंगे आपकी ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत में सोने और हीरे की खान कहाँ पर है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, अलग क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बताइए फटाफट से सभी, भारत में हीरे और सोने की खान कहाँ पर है? क्वेश्चन है भाई, सभी बच्चे जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर लेंगे, क्योंकि जब आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से हर रोज मिलेगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज अर्लियर कॉल्ड
सीलोन। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस देश को क्या कहा जाता है, आपको ऐसे क्वेश्चन भी याद करने हैं। ठीक है, तो किस देश को किस उपनाम से जाना जाता है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। प्राचीन नाम भी पूछ लेते हैं, जो उनके नाम दिए जाते हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन इजी और हार्ड की बात नहीं है। मेन चीज है हर तरह के क्वेश्चन आपको याद करने हैं, वो इजी भी हो सकता है, वो हार्ड भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, श्रीलंका जो भारत का जलीय सीमा वाला पड़ोसी देश है, तमिलनाडु से भारत के साथ जुड़ा हुआ है, और भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी भी स्थित है। तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी के द्वारा भारत और श्रीलंका आपस में जुड़े हुए हैं। छोटा सा श्रीलंका भारत का एक पड़ोसी देश है जलीय सीमा वाला, इसी के साथ साथ ये हिंद महासागर में स्थित है, एक द्वीप भी है और ये देश भी है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आप सबके लिए, जीवाश्म किस प्रकार की सेल में पाई जाती है? इन विच टाइप ऑफ रॉक्स आर फॉसिल्स फाउंड? तो जो चट्टाने होती है, अगर हम बात करें रॉक्स चट्टान हम किसको कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, खनिजों के समूह को चट्टान कहते हैं, ग्रुप ऑफ मिनरल्स कॉल्ड रॉक्स। क्लियर? अब जो चट्टाने होती है वो तीन तरह की होती हैं। सबसे पहले होती है आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स, फिर होती है परतदार चट्टान, फिर होती है आपकी रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। सबसे पहले हमारी पृथ्वी पर बनती है आग्नेय चट्टान, जो ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बनती है। फिर आग्नेय चट्टानों के अपरदन, इरोजन या कटाव के द्वारा ही परतदार या लेयर्ड या फिर आपका सेडिमेंट्री रॉक्स भी हम इनको बोलते हैं, तलछट्टी चट्टाने भी इनको हम बोलते हैं, परतदार चट्टानों को ही तो उनका निर्माण होता है। और परतदार चट्टानों में ही प्यारे बच्चों पाए जाते हैं जीवाश्म। क्या पाए जाते हैं? जीवों के अवशेष। और रूपांतरित चट्टान का निर्माण आग्नेय और परतदार दोनों से ही होता है। जब इन दोनों चट्टानों पर, आग्नेय और परतदार चट्टानों पर दाब और ताप पड़ता है, तो दाब और ताप के पड़ने की वजह से इनका रंग बदल जाता है, इनका संगठन बदल जाता है, इनका कंपोजिशन बदल जाता है। तो ऐसी बदली हुई चट्टान को हम मेटामॉर्फिक रॉक, कायांतरित चट्टान या फिर रूपांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। जैसे पृथ्वी के अंदर दबा हुआ कोयला लाखों वर्षों के बाद हीरे में बदल जाता है, बलुआ पत्थर लाखों वर्षों के बाद दाब और ताप की वजह से मार्बल में बदल जाता है। ये होती है आपकी आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान, जो बदल जाती है मेटामॉर्फिक रॉक में। क्वेश्चन, कौन सी पवन वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? विच विंड चेंज इट्स डायरेक्शन ट्वाइस ए ईयर? तो ऐसी पवन जो अपनी दिशा बदल लेती है, ऐसी पवनों को हम मानसूनी पवनें कहते हैं। मानसूनी शब्द एक अरबी भाषा का शब्द है, मानसूनी शब्द एक अरबी भाषा का शब्द है, और अब जो मानसून शब्द है इसका अर्थ होता है दिशा बदलने वाली पवन। ऐसी पवन जो अपने दिशा बदल लेती है सीजन के अनुसार, इनको हम मौसमी पवन भी कह सकते हैं। पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन, ये तीनों पवनें सनातनी पवनें हैं। इनको हम ट्रेड विंड्स या परमानेंट विंड्स भी कहते हैं, या प्लेनेटरी विंड्स भी हम इनको कहते हैं, क्योंकि ये तीनों पवनें पूरी पृथ्वी पर चलती है, पूरे साल भर चलती हैं, कभी भी दिशा अपनी नहीं बदलती है। तो व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय, ये याद रखना कि ये व्यापारिक और पछुआ पवन और ये आपकी ध्रुवीय पवन है बच्चों। परमानेंट विंड्स ग्रहीय पवनें या सनातनी पवनें या प्लेनेटरी विंड्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए है, भाई पढ़ते रहिए। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ टाइड? तो ज्वार मीन्स होता है जब समुद्र का जल ऊपर उठे, और भाटा होता है जब समुद्र का जल नीचे गिरे। तो समुद्र का जल ऊपर और नीचे जब गिरता है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल पर के कारण होता है। वैसे तो चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। ज्वार याद रखना जब जल ऊपर उठे, और भाटा मीन जब जल नीचे गिरे। ठीक है, लेकिन क्योंकि पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है, सूर्य से पास है पृथ्वी के चंद्रमा, तो चंद्रमा पास होने की वजह से हमारी पृथ्वी पर उसका बल ज्यादा लगता है, इसीलिए हमने इसका आंसर गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण दिया। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म ए डेल्टा? वैसे तो सभी नदियां ज्यादातर डेल्टा बनाती है, आपको तो पता ही है।
नदियां पर्वतों से निकलती हैं, मैदानों से घूमने के बाद समुद्र में गिरती हैं और समुद्र में गिरने से पहले वो अब तटों पर ही, कोस्टल एरिया पर ही अपने साथ लाए हुए कंकड़, पत्थर, एलुवियम, जलोढ़ अवसाद को जमा कर देती है, जिसको हम डेल्टा कहते हैं। लेकिन भारत की कुछ ऐसी नदियां भी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी बनाती हैं या ज्वार नदमुख बनाती है। ऐसी नदी एक आपकी नर्मदा है और दूसरी है ताप्ती। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों ऐसी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती, जो ज्वार नदमुख बनाती हैं। ठीक है बच्चों, कौन सी नदी? नर्मदा और ताप्ती नदी। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रॉपिकल जोन? तो भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त तक बिल्कुल नहीं, भूमध्य रेखा से अंटार्कटिक बिल्कुल नहीं, कर्क और मकर रेखा के बीच। तो ये है आपकी पृथ्वी और ये कर्क रेखा और ये आपकी मकर रेखा। कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लेनेट? तो वेरी सिंपल, सूर्य तो एक तारा है, सूर्य एक तारा है और ये सूर्य सेंटर में है सोलर सिस्टम के, और सभी ग्रह उपग्रह इसी के चारों तरफ घूमते हैं। तो सूर्य एक तारा है जो हीलियम और हाइड्रोजन गैस का बना हुआ है, और जब सूर्य की मृत्यु होगी, जब सूर्य की मृत्यु होगी तो ये सूर्य है बच्चों, सूर्य एक तारा है, शनि पर हो गया था, सॉरी उसके लिए। तो सूर्य बच्चों एक तारा है, ठीक है ना। शनि तो उपग्रह है, कितने, शनि तो ग्रह है, कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। कितने ग्रह हैं? 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण। और जो आपका प्लूटो था उसको हमने ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया क्योंकि वो वरुण ग्रह की कक्षा में करता था प्रवेश। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? विच गैस डिप्लेट्स द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? तो ओजोन गैस जो O3 होती है, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर जो गैस बनती है उसको हम ओजोन गैस कहते हैं। ओजोन गैस पृथ्वी की रक्षा करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और समताप मंडल का तापमान बढ़ा देती है। ओजोन गैस पृथ्वी की रक्षा करती है, इसीलिए ओजोन गैस को पृथ्वी का सुरक्षा कवच, अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। लेकिन जो हम चलाते हैं एसी और फ्रिज के चलाने से CFC गैसें निकलती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि ओजोन गैस नष्ट हो जाती है, और जब ओजोन गैस नष्ट होती है उसको हम बोलते हैं ओजोन होल या ओजोन छिद्र। और ओजोन गैस हमारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 16 सितंबर को हम मनाते हैं प्यारे बच्चों ओजोन दिवस, ओजोन डे। क्वेश्चन है नेक्स्ट, आल्पस पर्वत कहाँ देखा जा सकता है? फ्रॉम वेयर कैन द आल्पस माउंटेन बी सीन? तो जो आल्पस पर्वत है वो कहाँ पर है? तो आल्पस पर्वत आपका स्विट्जरलैंड के आसपास आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा शहर वाला देश है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंट्री विथ 1 सिटी? तो ये है आपका सिंगापुर। सिंगापुर पूरी तरह से अर्बन एरिया है। भाई सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें क्लास को। मुहानों का जल कैसा होता है? एस्चुरी वाटर। समुद्र जल से कम खारा होता है, नदी के पानी की तरह कम खारा होता है, समुद्र जल से अधिक खारा होता है, बिल्कुल भी खारा नहीं होता। तो वेरी सिंपल, जो मुहानों का जल होगा जहां पर नदी गिरती है समुद्र के अंदर उसको हम बोलते हैं मुहाना, और नदी का जल होता है कैसा बताइए? फ्रेश वाटर। ठीक है, उसमें वो तो जब पर्वतों को काटते हुए मैदानों से बहते हुए आती है तो उसमें मिनरल्स मिल जाते हैं, तब उसका जल भी कुछ खारा हो जाता है, लेकिन समुद्र के जल से वो कम खारा ही होता है। तो जो मुहानों का जल होगा वो समुद्र जल से कम खारा होगा, इज लेस सॉल्टी देन सी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? वेयर इज द पेंगुइन बर्ड फाउंड? तो जो पेंगुइन पक्षी है वो बच्चों अंटार्कटिका महाद्वीप में पाया जाता है, बर्फीले क्षेत्र में, ठंडे क्षेत्र में ये आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है? बाय विच इंस्ट्रूमेंट इज द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर्ड? तो भूकंप किस उपकरण की अगर हम बात करें तो उपकरण है आपका सिस्मोग्राफ, और पैमाने की बात करें तो वो है आपका रिक्टर स्केल। रिक्टर पैमाना से नापा जाता है, और रिक्टर पैमाने पर 0 से 9 अंक तक होते हैं। संख्या कितनी होती है? 0 से 9। रिक्टर स्केल है, सिस्मोग्राफ यंत्र है। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके लिए, विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम
आर द वर्ल्ड्स कोल्ड डेजर्ट नोन। तो विश्व के शीत मरुस्थलों को हम टेगा और टुंड्रा क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर टेगा और टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स अफेक्ट द वेदर ऑफ ए प्लेस? सॉइल, मिट्टी, ऊंचाई, पशु पक्षी। वैसे तो अगर हम बात करें, मौसम को जो प्रभावित करता है वो पेड़ पौधे भी करते हैं और ऊंचाई भी करते हैं, लेकिन जो बड़ा फैक्टर है वो है आपकी ऊंचाई। ठीक है, वो क्या है? ऊंचाई। हाइट ऑफ द सरफेस इफेक्ट्स वेदर ऑफ एनी प्लेस। क्वेश्चन है नेक्स्ट, पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाते हैं? इन विच कंट्री आर पिग्मी पीपल फाउंड? तो जो पिग्मी है वो आपके विषुवत रेखीय देश क्षेत्र में पाए जाते हैं, इक्वेटर वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। यहाँ पर ये पेड़ों पर घर बनाकर रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी आज की क्लास। मुझे पूरी उम्मीद है आपको क्वेश्चंस समझ में आए हैं। अगर कोई डाउट है तो आप अभी कॉल करें 82827099 इस नंबर पर। साथ ही साथ हर क्लास का पीडीएफ लेने के लिए आप ज्वाइन करेंगे हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और आपका यूट्यूब पर कनेक्ट रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि जब तक स्टूडेंट और टीचर्स आपस में बातचीत नहीं करेंगे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ, राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल की पूरी टीम के साथ, और खूब मेहनत कीजिए। इसी बार सिलेक्शन लीजिए। सारे बच्चे आंसर जरूर करेंगे, क्योंकि हम आपके आंसर देखते हैं, आपके कमेंट्स देखते हैं। तो सभी बच्चे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लगातार रहती है क्लासेस सुबह के 8 बजे से। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम। अपना ध्यान रखें, खुश रहे। जीवन अच्छा है, एक ही बार मिलता है, और इसी जीवन में आपको सिलेक्शन लेना है, सारे काम करने हैं। तो फटाफट से सिलेक्शन लेकर एक काम तो कम से कम पूरा कर लीजिए, क्योंकि अब इसी जीवन में आपको बहुत सारे काम करने हैं। जो चीजें आप पढ़ाई कर रहे हो उनको घूम कर भी आना है। थैंक यू एंड गुड लक डियर स्टूडेंट्स।